جی अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं भी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ मर्दान में, बहुत जूनियर लेवल पे हूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर नाजिश ने कहा कि हमें डेली बेसिस पे इस तरह के पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं। जैसे बच्चियां अक्सर टीन एज में आ जाती हैं, उनको माएँ लेके आ जाती है ना कि उनसे कोई गलती हुई है, और बाकी घर वालों को या मर्दों को पता नहीं है। तो जाहिर है उस वक्त तो हम अबॉर्शन से मना कर देते हैं। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आता है कि क्योंकि हमारे यहाँ ये मेडिको लीगल केसेस पोस्टमार्टम्स भी हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही देखते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, अगर भाई को पता चल गया तो वो उसको मार देंगे या मार देते हैं। तो इसमें फिर मुझे डिसाइड करना, मतलब इसके बारे में आप थोड़े से गाइड कर दें कि उस वक्त तो हम उस बच्चे को बचाने के लिए अबॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद उस लड़की का कत्ल हो जाए उसके बाप या भाई के हाथ से, तो उसमें भी मतलब हम गुनहगार होंगे या लॉ हमारा उसके बारे में क्या कहता है? इन दोनों के बीच में हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक ये चीज, और एक दूसरा ये कि हमें ऐसे कोई क्विक रेफरल के लिए कोई बुक आप गाइड कर दें या वेबसाइट, जिससे हम डेली बेसिस में हम ओपीडी में बैठे हैं और हमें कोई लॉ से गाइडेंस चाहिए तो हम उसको जल्दी से देख के मतलब वो कर सके ना, अपने डिसीजन ले सकें। क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता अपने कॉन्स्टिट्यूशन या अपने लॉज इसके बारे में हमें क्या कहते हैं कि अबॉर्शंस और अलाउड कब है या क्या सजा है, या हम किसी को बता सकें। तो इन इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जी देखें, ये आप लोगों के जो जिंदा मसाइल हैं तो उनको सुनकर यानी मुझे भी सच्ची बात यह है कि बाज़ ऐसी चीज़ों का इल्म हुआ या ऐसे जाविये पर नज़र पड़ी जिसकी तरफ पहले ध्यान नहीं किया था। अब जिस तरह इसको आपने रिलेट किया है गैरत के नाम पर कत्ल के साथ, ये पश्तून माशरे में बिलखुसूस, और आपने मर्दान का जिक्र किया तो मेरा तो अपना ताल्लुक मर्दान से है, तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि इस यानी ये कितना सीरियस मसला हो सकता है या होता है। लेकिन अ, अब यानी बहैसियत डॉक्टर जब आपके सामने क्वेश्चन आया है और अभी हमने उस जनीन के लिए राइट टू लाइफ का जिक्र किया और इंसानी ज़िंदगी के ज़ाया होने पर ज़ाहिर है जो अल्लाह ताला की जानिब से वबाल है, वईद है, तो उसका जिक्र किया। तो जो अखलाकी जिम्मेदारी है वो तो हमारी यही है कि हम उस जनीन को बग़ैर किसी शरई सबब के, जहाँ शरीयत में गुंजाइश हो, उसके बग़ैर हम उसको ज़ाया करने की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। बाकी रहा ये मामला कि उसके नतीजे में ये ऐन मुमकिन है कि उस बच्ची के साथ जिससे ये गलती सरजद हुई है उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, और वो इतना बुरा हो जैसे आपने कहा कि उस का कत्ल हो। तो ये मुमकिन तो है और ऐसे वाकयात होते भी हैं। लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप पर कम से कम नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक गलत काम से इनकार किया, और वो जो बंदा जिसने उसके बाद एक और गलत काम किया और बड़ा गलत काम किया मिसाल के तौर पर, तो उसके फेल के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, वो अपने तौर पर खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान के कानून की रूह से वैसे ऑनर किलिंग ज़ाहिर है प्रोहिबिटेड है और उसको कत्ल ही माना जाता है, और बाकी जो कत्ल के मामलात हैं तो उसमें तो वरसा के मकतूल के वरसा के पास कातिल की मुआफ़ी का इख्तियार होता है, और उसके पास ये इख्तियार भी होता है मकतूल के वरसा के पास कि वो कातिल के साथ कोई समझौता कर लें। लेकिन ऑनर किलिंग के मामले में तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो 2005 में पाकिस्तान के कानून में तरामीम हुई हैं, तो उसके बाद तो मकतूल के वरसा से ये इख्तियार ले लिया गया है कि वो ऑनर किलिंग के मामले में कातिल को मुआफ़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद ऑनर किलिंग्स होती हैं। ले बुनियादी तौर पर जो अखलाकी सवाल है वो ये है कि क्या उस बंदे के फेल की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, तो वो आप पर आयद नहीं होती। और फिर ये कि अगर एक गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए सही तरीका इख्तियार करना चाहिए, बजाय इसके कि उस गलत काम के खौफ से कि कहीं वो इसको कत्ल ना कर दे, हम खुद एक कत्ल कर लें, हम खुद एक गलत काम कर लें। तो गलत काम को रोकने का तरीका भी सही होना चाहिए। इस लिहाज से गौर करने की ज़रूरत है। बाकी जो आपने सवाल किया कि कानून के मुतालिक मालूमात नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है, बल्कि पर्टिकुलरली जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं और मेडिकल लॉ का जो शोबा है वो तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही यूं कहें कि इब्तिदाई मरहले पर है, और उसमें आप तो डॉक्टर्स की बात करती हैं, मैं कहता हूँ इवन लॉयर्स को भी, बहुत सारे कानून दानों को भी मेडिकल केसेस में लागू होने वाले कवानीन का या उसूलों का इल्म नहीं होता। इसलिए हमने मुझे कुछ अरसे के लिए मीरपुर यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर में
ذمہ داریاں دی گئیں تو وہاں بھی میں نے میڈیکل لاء کا کورس انٹروڈیوس کروایا، اور اسلامک یونیورسٹی میں جب میں کام کر رہا تھا وہاں بھی ہم نے یہ کورس انٹروڈیوس کروایا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا. اب شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں بھی ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے. انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے ہم اس کو شروع کرنا چاہیں گے. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ جیسے پیما کا یہ فورم ہے تو اس کا کوئی میکنزم ہو، ڈاکٹرز کا بھی، لائرز کا بھی، اور جو علماء کرام ہیں ان کو بھی، یعنی ایک اس طرح کا براڈ کوئی فورم ہو جس کو ایکسس کیا جا سکے. فوری طور پر تو اگر آپ ویب سائٹس وغیرہ کی بات کرتی ہیں تو کچھ ویب سائٹس تو ہیں جہاں سے فتویٰ لیا جاتا ہے یا جہاں پہلے سے فتویٰ موجود ہوتا ہے. اور لا کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت سارے قوانین پاکستان کے، تقریباً سارے قوانین اب آپ کو آن لائن دستیاب ہیں پاکستان code.gov.pk پر. اسی طرح خیبر پختونخوا کا الگ سے کوڈ ہے، ویب سائٹ ہے KP کوڈ کے نام سے، پنجاب کا الگ سے پنجاب کوڈ کے نام سے، تو وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں. لیکن جیسے میڈیکل پروفیشن کی کوئی کتاب میں پڑھ کر اس سے غلط سلط سمجھ سکتا ہوں، صرف انگریزی کام نہیں آئے گی، تو ایسے ہی لا کا معاملہ بھی بہت پیچیدہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ کوئی فورم ہو جہاں ہاسپٹل کے لیول پر بھی ہو، اور اسی طرح ڈاکٹرز کا آپس میں بھی کوئی رابطہ ہو، لائرز کے ساتھ بھی کوئی فورم ہو. اس کے لیے کیا امکانات ہیں اس پر آپ بھی غور کیجئے. میری توجہ بھی آپ نے اس طرف دلائی ہے تو میں بھی سوچتا ہوں کہ اس کو کس طرح میٹیریلائز کیا جا سکتا ہے.